नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंतर्गत हिंदी की विभिन्न उपबोलियों अथवा हिंदी की विभाषाओं से संबंधित व्याख्यान क्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूर्व में मैंने आपको अवधी और ब्रज भाषा का संपूर्ण विवेचन कर दिया गया है। आज हम राजस्थानी भाषा से संबंधित संपूर्ण विवेचन का अध्ययन करेंगे। हिंदी प्रदेश की विभिन्न उपभाषाओं के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, उसमें एक राजस्थानी भी है। राजस्थान शब्द में ई प्रत्यय लगने से राजस्थानी शब्द बना था, जो भाषा के अर्थ में एक भाववाचक संज्ञा है तथा निवासी के अर्थ में यह एक विशेषण है। ई प्रत्यय की सहायता से कई अन्य भाषावाची शब्द बने हैं, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि। वैसे ही राजस्थानी भी बना है। इस राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, जिसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था, कर्नल टॉड ने राजस्थान शब्द उस भूभाग के लिए किया था जिसके लिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने मिलिट्री मेमोयर्स में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये दोनों शब्द शासन में प्रशासनिक इकाइयों के समूह के लिए किए गए थे और उसी इकाइयों के समूह का भी बोध कराते हैं तथा सामान्य रूप से हमें यह शब्द किसी भाषा से संबंधित विवेचन नहीं लगता है। कालांतर में धीरे धीरे राजस्थान शब्द को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जिस भूभाग को राजपूताना या राजस्थान कहा गया है, उसके विभिन्न भूभाग भी अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं। राजस्थान के भाषा रूपों के लिए सर्वप्रथम ग्रियर्सन द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक नाम कहा जाता है। इसके राजस्थानी का अर्थ हुआ सामान्य रूप से राजस्थान का, और पूरे राजस्थान या राजपूताना के लिए प्राचीन काल में वैसे किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। अलग अलग भूभागों संबंधित इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्र को जंगल कहा जाता था, तो पश्चिमी क्षेत्र के लिए मत्स्य नाम था, तो दक्षिणी क्षेत्र के लिए वांगड़, भेदपाट या ग्रामपाट नाम से पुकारा जाता था, और इसके दक्षिणी पूर्वी भाग को सिवी कहते थे। मध्य राजस्थान अर्बुद या सपाद लक्ष्य कहा जाता था। संस्कृत के शिलालेखों में भी राजस्थानीय शब्द राज्यपाल के अर्थात गवर्नर के प्रयोग में लाया गया है। 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है नैन श्री ख्यात, उसमें राजस्थान या राजभाषा शब्द राजस्थानी के अर्थ में प्रयोग मिलता है। संभवतः यह एक पहला ग्रंथ है जिसमें राजस्थान या राजभाषा शब्द को भाषा के अर्थ में प्रयोग में लाया गया। कहने का मेरा तात्पर्य केवल यही है कि कर्नल टॉड से पूर्व भी राजस्थान शब्द अस्तित्व में था, और जो लोग यह कहते हैं कि शुरू में यह कभी कभी भाषा के लिए प्रयोग में नहीं आया, तो उन्हें 17वीं शताब्दी की रचना नैन श्री की ख्यात का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे है ना उनका मत से संबंधित उनकी भ्रांति दूर हो सके। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में ही इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और राजस्थान भाषा समूह के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी इत्यादि को स्वीकार करते हुए इसका विवेचन किया था, और अलग अलग दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थानियों की अलग अलग उनके बोलियों का भी उन्होंने उसका विवेचन किया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थानी साहित्य का अपना एक विशेष महत्व भारतवर्ष की हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत अपना स्थान रखता है। अपने समृद्ध साहित्य के कारण राजस्थानी का अपना एक विशेष महत्व है और गोपाल लाहौरी ने अपने रस विलास जो सन 1887 में लिखा गया था, उस ग्रंथ में मरुभाखा शब्द का एक प्रयोग किया गया है। आपने बहुत सी कुछ प्रमुख रचनाओं या उनके नाम सुने होंगे जो सामान्य रूप से बहुत प्रचलित या प्रसिद्ध है ना, तो उनका जिक्र करते हुए मैं बाद में राजस्थानी भाषा की विशेषताओं का विवेचन करूंगा। आपने बैली कृष्ण रुक्मणी की कथा या बाबू प्रकाश या सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर आदि कई रचनाओं के नाम सुने होंगे। इनके नाम मात्र से ही आपको पता चल जाता होगा कि राजस्थानी साहित्य का अपना कितना महत्व रहा है, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण ने मरुदेशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार कवि मत्स्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुनाथ रूपक गीतारों में मरुभूमि भाषा का उल्लेख किया था। अपभ्रंश के कवि उद्योतन सूरी ने भी कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को रखा था। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि राजस्थानी शब्द से पूर्व भी राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा के रूप में हमें नाम मिलता है। यानी जो लोग यह कहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के लिए नहीं था, यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि अनेक ऐसे उदाहरण जो मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं उसमें मरुभाषा या मरुभाखा नाम से संबंधित इस भाषा का विवेचन मिल जाता है। कुछ लोग राजस्थानी के मारवाड़ी तथा डिंगल के नामों का भी प्रयोग करते हैं, किंतु यह राजस्थानी की एक बोली ही है मारवाड़ी, जिसे प्राचीन काल में डिंगल भी कहा जाता था और डिंगल प्राचीन काव्य भाषा है। भाषा के अतिरिक्त डिंगल शब्द का प्रयोग एक काव्य शैली या शैली विशेष के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है। हाँ, यह जरूर है कि यह बहुत प्रसिद्ध रही है, इसलिए इसको डिंगल को या मारवाड़ी को ही कई बार राजस्थानी मान लिया जाता है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य जितनी भी राजस्थानी की भाषाएं हैं वो इससे अलग नहीं हो सकती। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि राजस्थानी जो भाषा है वहाँ की बोलियों की अपनी जो उसकी स्वतंत्र विशेषताएं हैं जो बहुत पहले ही विकसित हो गई, जिसका मैंने उल्लेख कर दिया है। इस भाषा को हम यदि अलग अलग जो मैंने आपको ग्रंथों का विवेचन किया उसमें सब में उसका एक अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे बैली कृष्ण रुक्मणी में मरु भाषा मिलती है, तो मोडजी कृत पाबू प्रकाश में मारू भाषा मिलती है, सूर्यमल के वंश भास्कर में मरु बानी मिलती है, इसी प्रकार मरु देशीय भी इसी ग्रंथ में मिलता है। जो मैंने कवि मक्ष के रचना का उल्लेख किया था, जो रघुनाथ रूपक गीतारी रचना है, उसके अंतर्गत इसका मरुभूमि भाषा के रूप में इसका नाम मिलता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि बहुत से नाम इस भाषा के अनेक जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें मिल जाते हैं। और आईने अकबर में भी अबुल फजल ने मारवाड़ शब्द का उल्लेख किया है। नोबेली छंद में भी जैसलमेरी, आठ देसरी, गुजरी नामक रचनाओं में मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढानी, कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वह उसका उल्लेख मिल जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि यह जो राजस्थानी भाषा है इसको जो विद्वान इसका वर्गीकरण करते हैं, पहले हम उस और ध्यान हमारा आकृष्ट करना चाहेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा। एक पश्चिमी राजस्थानी, जिसका क्षेत्र उन्होंने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर रखा, और इस वर्ग की प्रमुख बोलियों में उन्होंने मारवाड़ी तथा उप बोलियों में उन्होंने डटकी, थली, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी आदि का उल्लेख किया। दूसरी के अंतर्गत उन्होंने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी का जिक्र किया, जिसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा दिल्ली और गुड़गांव के आसपास बताया गया, और इसकी प्रमुख बोली को अहिरवाटी उन्होंने बताया या मेवाती।
राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी हिंदी से बहुत कुछ प्रभावित माना जा सकता है। मध्य पूर्वी राजस्थानी इसका क्षेत्र जयपुर, कोटा और बूंदी है तथा इसकी प्रमुख बोलियां ढूंढानी या जयपुरी है, जिसे किशनगढ़ी और अजमेरी भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसकी उपबोलियों में तोरावटी, राजावटी, चौरासी और नागर चाल है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत ग्रियर्सन ने इसका क्षेत्र मालवा के आसपास का बताया और इसकी प्रमुख बोली भी उन्होंने मालवी बताई थी। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत उन्होंने निमाड़ के आसपास का क्षेत्र बोला और निमाड़ी इसकी प्रमुख बोली बताई थी। लेकिन आगे के जो विद्वान जिन्होंने राजस्थानी भाषा पर अपना गहन शोध किया उनमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी प्रमुख है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने विश्लेषण में ग्रियर्सन के कई चूकों की ओर संकेत किया और स्पष्ट वे इस वर्गीकरण से सहमत दिखाई नहीं देते हैं। वे ग्रियर्सन के वर्ग 1 तथा 3 को ही राजस्थानी कहना समीप या उनको कहते हैं उसी को केवल राजस्थानी मानते हैं और उस क्रम में उसका नाम भी पश्चिमी और पूर्वी केवल 2 ही भाग रखते हैं। दोबारा आप इसको अच्छी तरह समझ लें। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पूरी तरीके से डॉक्टर ग्रियर्सन के मत से सहमत नहीं हैं। वे ग्रियर्सन के वर्ग 1 जिसमें हमने पश्चिमी राजस्थानी का जिक्र किया तथा वर्ग 3 जिसके अंतर्गत हमने पूर्वी राजस्थानी का जिक्र किया था, केवल उसी को वे राजस्थानी के रखने के पक्ष में हैं और इसके अतिरिक्त वे अन्य अपने शोध ग्रंथ के अंतर्गत दूसरी बोलियों का प्रभाव केवल मानते हैं। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर चटर्जी की मान्यताओं पर अपना गहन शोध करते हुए अपना एक अलग मत प्रस्तुत किया और उन्होंने राजस्थानी भाषा के विभाजन के अंतर्गत जो ग्रियर्सन का 5वां वर्ग है जिसमें निमाड़ी आती है वो निश्चित ही राजस्थानी नहीं है। उसको वे इस बात पर वे प्रबल जोर देते हैं, वे इसे पश्चिमी हिंदी का एक वर्ग मानते हैं। दोबारा इसको अच्छी तरह समझ लें कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी जिसके अंतर्गत निमाड़ी को प्रमुख भाषा माना था उसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी की नहीं मानते हैं। ग्रियर्सन के दूसरे वर्ग के संबंध में भी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यही बात रखते हैं। सौराष्ट्री और बेहली का एक अन्य वर्ग भी वो उनके अनुसार बनाया जाना चाहिए जो दक्षिणी वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। बहुत संक्षेप में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी आदि 4 नामों से सरलता के दृष्टिकोण से अभिव्यक्त कर दिया था। और पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी भौगोलिक दृष्टिकोण से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको 4 वर्गों में बांट करके बहुत ही सरलता विद्यार्थियों के लिए कर दी। अब हम पहले संक्षेप में इसकी जो राजस्थानी की जो ये 4 बोलियां हैं उसका परिचय लेंगे। उससे पहले भी मैं स्पष्ट कर दूं कि राजस्थानी बोली के अंतर्गत अनेक उपबोलियां पहले प्रचलन में थी और जिसके अंतर्गत लमानी, लंबानी यानी कुल मिलाकर बहुत 36 बोलियां जो मानी जाती है इसके अंतर्गत कुल मिलाकर। लेकिन हम प्रमुख रूप से अभी राजस्थानी की पश्चिमी राजस्थानी का विवेचन शुरू करते हैं। राजस्थानी का यह जो रूप है पश्चिमी राजस्थानी अर्थात जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि इन क्षेत्रों में यह राजस्थानी बोली बोली जाती है, इसे मारवाड़ी भी कहा जाता है। सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ था और मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसकी जो उपबोलियां हैं उसमें मेरवाड़ी, ढूंढारी, मेवाड़ी और सिरोही आदि है। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई की समस्त साहित्य पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत की भाषा के अंतर्गत ही लिखा गया है। पश्चिमी राजस्थानी में ध और श 2 क्लिक ध्वनियां हैं इसके अंतर्गत, जो हम राजस्थानी भाषा की विशेषताओं में मैं आपका जिसका जिक्र करूंगा। संक्षेप में केवल यही कह सकते हैं कि से का सु या उ
मैं का, माय, का, के का, नो, नी, ने आदि इसकी मुख्य विशेषताएं मानी जा सकती है। उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और इसके आसपास का माना जाता है। इसको मेवाती भी कहा जाता है और मेवाती नाम से स्पष्ट है कि मेव जाति के जो लोग थे या उसका इलाका था उसके कारण से इसका नाम मेवाती पड़ा। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। जहाँ तक उत्तरी राजस्थानी की उपबोलियों की बात है तो इसके प्रमुख जो इसकी उपबोलियाँ हैं उसमें राठी, नाहेर, कठर, गुजरी आदि है। इन पर हरियाणी का भी बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। कर्ता कर्म में नए कर्म संप्रदाय और कर्ण अपादान से इसको उसको आदि के अतिरिक्त इसमें इसकी अन्य कई विशेषताएं जिसमें ओ का उच्चारण करता है, जैसे बैंकों, कहको आदि कुछ ऐसी विशेषताएं के रूप में यह बोली जाती है। मेवाती में केवल लोक साहित्य ही मिलता है, यह ध्यान रखें। उत्तरी राजस्थानी का इसका उद्भव भी सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से ही हुआ था। जहाँ तक पूर्वी राजस्थानी की बात है तो पूर्वी राजस्थानी के जो पूर्वी भाग राजस्थान का जिसके अंतर्गत अजमेर, जयपुर, किशनगढ़, ब्यावर आदि जो क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है और इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी ही मानी जाती है जिसका केंद्र जयपुर है। इस पूर्वी राजस्थानी को या जयपुरी को एक अन्य प्रचलित नाम भी आप सभी परिचित हैं, ढूंढानी, क्योंकि इस क्षेत्र का पुराना नाम ढूंढान था इसलिए इसको ढूंढानी कहा गया। सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित इस बोली में लोक साहित्य मिलता है और जहाँ तक इसकी उपबोलियों की बात है तो इसकी उपबोलियों में तोरावटी, कांठड़ा और चौरासी आदि मुख्य हैं। इसकी जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं उसमें ए का प्रयोग अधिक होता है, जैसे माले, मैंने, गने आदि। और जहाँ तक दक्षिणी राजस्थानी की बात है तो दक्षिणी राजस्थानी में राजस्थान के अलावा का जो क्षेत्र है वह अधिक ज़्यादा सम्मिलित है, जिसमें आपने देखा होगा डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि जो क्षेत्र है उसके साथ साथ में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि का जो क्षेत्र है वह सारा दक्षिणी राजस्थानी का काफ़ी हिस्सा माना जाता है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है और सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से ही इसका विकास हुआ था। इस बोली में कुछ साहित्य और लोक भी मिलता है, तो दूसरी बोलियों में जहाँ पर लोक साहित्य मिलता है इसमें साहित्य भी मिलता है। और जहाँ तक इसकी उपबोलियों की बात है तो कुछ प्रमुख उपबोलियाँ इसकी है जिसमें सौंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि हैं। अब हम राजस्थानी भाषा की जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं संक्षेप में मैं उसका आपको अध्ययन करवाना चाहूँगा। राजस्थानी में कुल 13 स्वर हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें, जिसमें अ, ए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इन स्वरों में अ हमेशा मध्यम स्वर है और हिंदी में अ से यह थोड़ा अभिन्न है। ए विलंबित स्वर है तथा अ का दीर्घ स्वर इसे नहीं कहा जा सकता। अ मध्यम स्वर है और आ पश्च स्वर है। राजस्थानी का ह्रस्व जो ई स्वर है उच्चारण की दृष्टि से हिंदी ई से वह अभिन्न है, वह भी यह अग्र स्वर है। राजस्थानी में यह अनेक अवस्थाओं में अ का स्थान लेता है। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में मंदिर तो यहाँ बोला जाता है मिंदिर। जैसे आपस में आप बोलते हो ना कि मिंदिर चलता है क्या, हम बोलते हैं पंडित हिंदी में तो वहाँ बोला जाता है पिंडित। और मनुष्य शब्द का तो स्पष्ट मिनक। मैंने कहा था आपको पहले ही कि राजस्थानी का ह्रस्व ई है वह स्वर उच्चारण की दृष्टि से हिंदी ई से थोड़ा अभिन्न है। जैसे सरदार तो राजस्थानी के लोग बोलते हैं सिरदार। केवल हाड़ौती में यदि जहाँ देखते हैं तो इसका सर्वत्र हमें लोप मिल जाएगा। वहाँ पर हम ई का उच्चारण नहीं, वहाँ
हाँ, वहाँ पर जो लोग बोलते हैं हाड़ौती के अंतर्गत, वो बोलते हैं जैसे मंदर, पंडित, मनक। जबकि पूर्व में मैंने कहा था आपको कि अधिकांश जगह इसका बोला जाता है मिंदिर, पिंडित, मिनक, जबकि आड़ूती में मंदर, पंडित, मनक आदि हैं। कुछ अवस्थाओं में ई का स्थान अ भी ले लेता है। जैसे हम हिंदी में दिन तो वहाँ दन, चमनी वहाँ बोल देते हैं वो, जबकि शुद्ध शब्द हिंदी में चिमनी है। तो राजस्थानी में ई का स्थान अ भी ले लेता है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि क्यों बिलाप कर रहा है, वो कहते हैं क्यों बिलाप कर रही है। हाजिर शब्द को वे हाजिर बोल देते हैं। और इसी प्रकार मैंने ई के अनेक उदाहरण दिए, उसमें एक और उदाहरण मैं आपको सम्मिलित करना चाहता हूँ। वो है कि जैसे सामान्य रूप से आप बोलते हैं मिर्च, तो वहाँ बोलते हैं मर्च, मर्च और डाल, ऐसे इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी में ए एवं औ स्वतंत्र स्वर हैं। ये विशेष आप ध्यान में रखें, ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं और इनके उच्चारण भी क्रमशः ऐ एवं औ इस रूप में होता है। संस्कृत में जैसे प्रयुक्त ये दोनों संयुक्त स्वर प्राकृत एवं अपभ्रंश में नहीं आए, उनका स्थान ए और औ नहीं लिया था। अतः अपभ्रंश से विकसित राजस्थानी में इन स्वरों का विकास हमें विरासत रूप में नहीं अपितु प्रकृति के कारण हम इसको मान सकते हैं। राजस्थानी की जो रूप गत या ध्वनिगत जो उसकी विशेषताएं देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत ए एवं ओ, ए ओ राजस्थानी की सामान्य स्वर ध्वनियाँ हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, नोट करें। ये असंयुक्त स्वर है और क्रमशः अग्र एवं पश्च स्वर है। राजस्थानी व्यंजनों में जो मूर्धन्य ण है एवं ल, इसकी पहचान, इसमें से ण तो संस्कृत में विद्यमान था पर ळ वहाँ नहीं मिलता है। यह वैदिक संस्कृति की ध्वनि जरूर है पर राजस्थानी में खूब ज़्यादा प्रचलित हुई है। बैली, कृष्ण रुक्मणी री, जैसे हम इसका इस रूप में, जो हिंदी का ल है वह ड़ के रूप में राजस्थानी में सर्वाधिक प्रचलन में, या इसकी लिपि चिन्ह के रूप में भी हम देखते हैं तो इसकी स्वीकृति मिल गई। यह आप विशेष ध्यान में रखें कि लेखन में ड़ लिपि चिन्ह को राजस्थानी में स्वीकृति मिल गई थी, जिसका हिंदी में ल है। राजस्थानी में च, छ, ज, ज ये व्यंजन ध्वनियाँ तालव्य भी है और दंतव्य भी है। जहाँ वे तालव्य रूप में उच्चारण में होती है वहाँ वे हिंदी से अभिन्न हैं, पर जहाँ वे दंत्य रूप में हैं वहाँ उनके संघर्ष अधिक दिखाई देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मूल स्पर्श के साथ श अघोष अवस्था में तथा ज सघोष अवस्था में सुनाई पड़ता है। इस प्रकार उसका जो उच्चारण होता है ना, वह तत्स, श, दज, ज आदि। राजस्थानी में जो स का उच्चारण है वह ह के रूप में भी हमें मिल जाता है। अधिकांश स्थानों पर हम देखते हैं, विशेष रूप से यदि हम देखें तो पश्चिमी राजस्थानी के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत, दोबारा इसको अच्छी तरह समझ लें कि राजस्थानी में जो श का है वह ह के उच्चारण के रूप में भी इसका प्रयोग मिल जाता है। मैं कुछ उदाहरण देकर इस बात को थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं ताकि और आसानी से आपको समझ आ जाए। जैसे मेवाड़ी में जो सात है वह हाथ, सात का हाथ, और ऐसे ही हम जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में चलेगा, तो राजस्थानी में शब्द चालसी है, लेकिन कुछ विशेष जगहों पर उसका प्रयोग ये कह चाली। इसमें उच्चारण में जो भिन्नता है उसको आप विशेष ध्यान में रखें। जैसे चालसी, यह शब्द भी राजस्थानी का है, लेकिन जहाँ तक अन्य क्षेत्रों की बात है तो वहाँ थोड़ा और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। वहाँ कहेंगे वो चालसी को चाली, स का ह हो जाना हिंदी की भी विशेषता है, लेकिन राजस्थानी में उसका अलग अलग क्षेत्रों में उसका एक अलग अलग हमें रूप दिखाई देता है। राजस्थानी के जो महाप्राण सघोष स्पर्श हैं, स्पर्श थोड़ा सरल शब्दों में कहूँ कि जो घ, ज, ढ, ध, भ की जो महाप्राणता है, शब्द के आरंभ में तो वह निर्बल होकर बनी रहती है, पर
अन्य स्थानों पर वो लुप्त हो जाती है। और लोप की यह प्रक्रिया तब और ज़्यादा स्पष्ट हो हमें दिखाई देती है जब दो महाप्राण ध्वनियाँ पास पास में हो। इनमें से द्वितीय जो महाप्राण है वह अल्प प्राण बन जाती है। जैसे भाभी है तो वहाँ पर भाभी, धाबाई, धाबाई शब्द, इसको डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कंठ नालीय स्पर्श रूप में भी उसको पहचाना था। कभी कभी जो महाप्राण ध्वनि का लोप भी दिखाई देता है राजस्थानी के अंतर्गत, पर होता बलाघात के अभाव में ही है वह। जैसे कहीं शब्द कहीं, कहीं, चाहना, चाइना, रहा, रहो आदि, इस तरह से उसका उच्चारण हमें दिखता है। राजस्थानी में जो श है हमारे तीनों, केवल प्रथम एवं तृतीय सिन ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। इसमें भी राजस्थानी का आग्रह जो दंत्य स है उसकी ओर ही वह अधिक रहती है। जहाँ तक राजस्थानी भाषा की रूपगत विशेषताओं की बात है तो राजस्थानी एक ओकारांत भाषा है और हिंदी एक आकारांत भाषा है। राजस्थानी की प्रथम विभक्ति में पुल्लिंग एक वचन का प्रत्यय ओ है तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियापद एवं प्रसर्गों में मिलता है। जैसे छोरो, यह प्रत्यय बहुवचन में हम आकारांत से प्रकट होता है, वह छोरा शब्द। जैसे गया, गयो, स्त्रीलिंग में इकारांता भी मिल जाती है। छोरी, हरी। राजस्थानी के जो सर्वनामों में तनिक भिन्नता मिलती है, बहुवचन में ये एकांत हो जाते हैं। जैसे हम जे, ये और महे देखते हैं तो स्त्रीलिंग में वह जा, या हो जाते हैं। राजस्थानी में षष्ठी के रो, रा, री प्रत्यय उसकी पहचान है। तो हाड़ौती में को, का, की है। जयपुर में इसके अतिरिक्त वह वड़ो, वड़ी के रूप में है। महारो और थारो उत्तम मध्यम पुरुष सर्वनाम जो सर्वनामों के षष्ठी रूप में प्रचलित है वह राजस्थानी में यथास्थान पर मिल जाते हैं। राजस्थानी का जो निजवाचक सर्वनाम है वह हिंदी से भिन्न रूप में संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी में अपना सर्वनाम प्रयुक्त होता है, तू अपना काम कर या मैं अपना काम करूं अथवा वह अपना काम करें, जबकि हिंदी का निजवाचक सर्वनाम सभी पुरुषों के साथ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाता है। राजस्थानी का जो निजवाचक सर्वनाम में भिन्न प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों से वह भिन्न भी है। सामान्य वर्तमान की रचना हिंदी से भिन्न इसमें मिलती है। हिंदी में वह आता है, जबकि राजस्थानी में जो बोलते हैं ऊ आवे। आधुनिक राजस्थानी में यह रूप सहायक क्रिया छः या है के संयोग से भी बनती है। भविष्यत काल रचना के दृष्टिकोण से तो राजस्थानी में अनेक विविधताएं हैं। जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि एक शब्द चलेगा का यहाँ पर चालसी, उसके अलावा वह चालसी, चाल ही, चालेली, चालेगी, है ना। इनमें से ही वाले शाह रूप है ना वह शाहपुरा के आसपास आपको अधिक मिलेंगे, जयपुर और उसके किशन शाहपुरा के आसपास, जबकि दूसरे रूप उसके अलग स्थानों पर मिलेंगे। जो भूतकालिक कृदंतीय रूप है गयोड़ो, मरियोड़ो राजस्थानी के उल्लेखनीय रूप है। ये विभक्त के रूप में इसको प्रयोग लेते हैं। गियो उसमें प्लस डो कर दो तो वह गियोड़ो कहते हैं। गयोड़ो, फिर गयोड़ा, फिर गयोड़ी आदि ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है भूतकालिक कृदंतीय रूप के रूप में वह प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार क प्रत्यय भी राजस्थानी को बहुत प्रिय है। राजस्थानी कुल मिलाकर जो मैंने पूरा आपको विश्लेषण दिया है कि राजस्थानी के वाक्यों में विशेषण, संज्ञा, क्रियापदों में जो ध्वनि मिलती है वह ध्वनि का एक साम्य मिलता है, वह भी बहुत उल्लेखनीय हो सकता है। दोबारा बहुत अच्छी तरह समझ लें इस बात को कि राजस्थानी के वाक्यों में जो विशेषण, संज्ञा तथा क्रियापदों में जो ध्वनि की समानता मिलती है ना वह अन्य भाषा में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अब हम इसके अंतिम निष्कर्ष के रूप में आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि एक डिंगल कर नाम से भी कई बार परीक्षा में टिप्पणी रूप में पूछ लिया जाता है। आपको मैं स्पष्ट रूप से इसका विभाजन करते हुए बता दूं कि डिंगल राजस्थानी की जो प्रमुख बोली मारवाड़ी थी उसी का साहित्यिक रूप है। कुछ लोग डिंगल को मारवाड़ी से भिन्न चारणों की एक अलग भाषा मानते हैं, किंतु यह सही नहीं है, गलत है। डिंगल को भाट भाषा भी कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है।
मारवाड़ी के साहित्यिक रूप का नाम डिंगल क्यों पड़ा, इस बारे में अलग अलग विद्वानों के थोड़ा अलग अलग मत हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि पिंगल की समानता के कारण यह एक गढ़ा शब्द है, जबकि डॉक्टर टेसीटोरी डिंगल का अर्थ अनियमित या गंवारों के रूप में मानते हैं। और जैसे उसका वे उदाहरण देते हुए कहते हैं टेसीटोरी की ब्रज जो थी साहित्य के क्षेत्र में, ब्रज की तुलना में यह जो डिंगल भाषा थी ना, यह गंवारों या ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा। हरिप्रसाद शास्त्री डगर से इसको डिंगल मानते हैं, जबकि डगर का अर्थ जंगल देश की भाषा साहित्यिक ग्रंथों में मिल जाता है। कुछ लोग कुछ विद्वान इसको, जैसे डॉक्टर गजराज ओझा हैं, उनके अनुसार ड प्रधान भाषा होने के कारण पिंगल के सादृश्य पर प के स्थान पर इसमें डिंगल शब्द का प्रयोग लिया गया। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार यह डींग प्लस गल अर्थात ऊंची बोली जाने के कारण, ऊंची बहुत यानी तेज आवाज़ में ऊंचे स्वर में बोली जाने के कारण इसको डिंगल कहा गया। लेकिन कुछ भी इसका मत हो दृष्टिकोण से, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जो राजस्थानी की प्रमुख बोली जो मारवाड़ी है, जो पश्चिमी राजस्थानी है, जिसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वे संपूर्ण डिंगल की विशेषताएं हैं। इसमें आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या कोई भ्रम ना रखें। धन्यवाद।